चलो 8वां क्लास हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है पशु आहार। क्या पढ़ना है? पशु आहार। पशु आहार जो हम लोग पालतू पशु पाले हुए हैं उसका आहार, जंगली जीव जंतु है उसका आहार, है ना। आहार माने क्या होता है? भोजन, यानी जीव जंतु का भोजन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो पशु आहार, एक विकासशील बछड़े को वृद्ध गाय की अपेक्षा अधिक आहार की आवश्यकता होती है। गाय हमें क्या देती है? बछड़ा देती है। बछड़ा जन्मने के बाद बहुत छोटा होता है और उसको बहुत ज्यादा आहार की जरूरत होता है, प्रोटीन की जरूरत है। पता है क्यों? गाय की अपेक्षा बछड़े को आहार की जरूरत ज्यादा क्यों है? क्योंकि गाय का जो शरीर है वो विकसित हो चुका होता है, उसका शरीर बन गया होता है, निश्चित आकार में आ जाती है गाय, है ना। मगर जो बछड़ा है उसका पेट भरना भी है, साथ में उसका शरीर का निर्माण भी होना है। छोटा बछड़ा से बड़ा गाय या बैल बनना है तो उसका कोशिका विभाजन होकर के एक बड़ा जीव बनने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है ना। तो इसलिए गाय की अपेक्षा में उसके बछड़े को ज्यादा आहार की जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर को ग्रोथ करना यानी कि विकसित करना। इसमें लिखा है एक विकासशील बछड़े को वृद्ध गाय की अपेक्षा अधिक आहार की आवश्यकता होती है। इनके आहार में तिनके, सूखी घास, पुआल आदि, भूसा, ताजी हरी घास तथा खल्ली होते हैं। सही में हम लोग के घर में गाय है, हम लोग जब गाय को खिलाते हैं तो क्या करते हैं? गेहूं का भूसा या पुआल यानी कि जो नवारी धान का, जो धान से जो हम लोग नवारी बनाते हैं उस नवारी का भूसा देते हैं और उसमें साथ में क्या करते हैं? खल्ली देते हैं, भूसा देते हैं, चोकर देते हैं, है ना। उन सब में बहुत प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आदि आदि पोषक तत्व पाया जाता है, जिसको पशु आहार के रूप में लेकर के क्या होता है? अपने शरीर को तेजी से विकास करता है। आगे औसतन गाय को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा, है ना। देखते हो हम लोग के गांव में गाय भैंस के हम लोग पालने हैं तो हम सब के घर के लोग जो खाली रहता है, खाली समय में गाय को चराने जाते हैं, भैंस को चराने जाते हैं और उससे क्या होता है? हरा चारा मिल जाता है। मगर जो शहर में वो क्या करता है? कहाँ से हरा चारा लाएगा? तो अगर व्यवस्था होता है तो मार्केट से खरीद के भी ला के देता है, अगर नहीं हो पाया तो किसी तरह से वो भूसा ही खिला करके मेंटेनेंस करता है। मगर जो पालतू पशु है उसको हरा चारा जरूर चाहिए, घास जरूर चाहिए, है ना। लिख रखा है 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा, 4 से 5 किलोग्राम सूखी घास, हरी घास तथा खल्ली के मिश्रण की आवश्यकता होती है। यह लगभग 32 लीटर पानी भी पीती। पशु आहार में निम्नलिखित पदार्थ मिलते हैं। अब देखते हो 32 लीटर सुन करके चाह रहा है। अरे जानवर के सामने हम क्या करते हैं? गाय है, बैल है, भैंस है, बाल्टी से पानी ले देते हैं, एक बाल्टी पी लिया तो क्या लगता है? 32 लीटर एक ही बार पानी पी लेगा? दिन भर में सुबह में पिलाए, दोपहर में पिलाए, शाम में पिलाए, अगर एक बाल्टी पिया तो 3 बाल्टी। अब बता, एक बाल्टी में पानी में, एक बाल्टी में लगभग 7 या 8 से 10 लीटर पानी आ जाता है। हाँ, सुबह शाम 12 बजे अगर 3 ही टाइम आप अगर पशु को एक बाल्टी दिए तो 30 के लगभग तो पहुंच ही जाता है। अब जो लिखा है किताब में वो निश्चित थोड़ी है कि 32 लीटर तो फिक्स है, एकदम नाप तोड़ के 32 ही लीटर। अरे उसे कम भी पी सकता, उससे ज्यादा भी पी सकता। समझ में आया? संकेंद्रित खाद्य के बारे में जानेंगे। इसमें अधिक प्रोटीन तथा पोषक मान वाले पदार्थ होता है ना। जैसे अनाज, मक्का, ज्वार, चना, जौ, दलिया, भूसी, खल्ली, गुड़ तथा सीरा आदि। इनमें लवण तथा विटामिनों की मात्रा अधिक पाया जाता है। देखते हो जो हम लोग घर में बकरी पाले हुए उसका बच्चा खस्सी बनाते हैं या पाठा बनाते हैं तो घर में क्या करते हैं? उसको खाने के लिए गेहूं देते हैं, है ना, कि ताकि हृष्ट पुष्ट अच्छा हो।
गेहूं देते हैं ना, गेहूं देते हैं, खल्ली देते हैं, अन्य अनाज भी खिलाते हैं। जो नॉर्मल परिवार से है, अनाज नहीं है तो चरा के ही रखता है, घास पर ही सिर्फ रखता है। और जिसके पास प्रचुर मात्रा में तो दाना भी देता है कि नहीं देता। रुछांश या हरी घास, अल्फा अल्फा फलीदार पौधे, कलोबर, टिपाटा घास के रेशेदार अवयव होते हैं। भूसा तथा पुआल कड़ा सूखा चारा है ना। भूसा और पुआल क्या है? कड़ा चारा है। बहुत सारा चारा ऐसा है कि थोड़ा सा पानी का अंश भीगने के बाद नॉर्मल हो जाता है, और भूसा और आपका ये सब पुआल थोड़ा सा कड़ा होता है। इसीलिए तो उसको मशीन में क्या किया जाता है? काट करके कुट्टी छोटा 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 टुकड़ों में कर दिया जाता है मशीन के द्वारा। देखते हो समय समय पर हम लोग के गांव में ट्रैक्टर से पुआल काटने वाला मशीन वाला आता है ना। 1 मिनट में 30 रुपया 40 रुपये लेता है और काट देता है बहुत सारा मात्रा। हम लोग घर में रख देते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा जिस समय में अपने जानवरों को खिलाना है उस समय में हौदी में हम उसको खाने के लिए देते हैं। क्या करते हैं? सूखा भूसा ही डाल देते हैं। सूखा भूसा डालते हैं, पानी मारते हैं, उस पर खल्ली डालते हैं, आटा मारते हैं ना, चोकर देते हैं, सब जानवर जो भी हम सब के घर में गाय है भैंस है अच्छा से खाते हैं। आगे लिखा है पशुओं को एक उचित मात्रा में आहार का मिश्रण बनाकर दिया जाता है। हाँ, मिश्रण वही। अब बताओ, कुट्टी जब भूसा डाले और उस पर चोकर डाले और उस पर खल्ली डाले, उसको हाथ से मिला देते हैं। जिस तरह से हम लोग दाल भात खाते हैं मिला के खाते हैं, उसी तरह उसका हम भोजन मिला देते हैं। तो गाय भैंस क्या है? अच्छा से भोजन करता है। और सूखा सूखी ऐसी दे देते तो खाता नहीं है ना। लिखता है आहार की मात्रा व समय भी महत्वपूर्ण है। दूध उत्पादन की मात्रा पशु के आहार पर निर्भर करती है। हाँ, गाय से अगर हमें दूध चाहिए तो हम उसको समय समय पर उचित मात्रा में भोजन खिलाएंगे तब ना दूध होगा। अब हम उसको अच्छा से खाना नहीं देंगे तो अच्छा से दूध नहीं लगेगा, तो अच्छा दूध नहीं लगेगा तो हमें दूध नहीं मिलेगा, है ना। आहार में कमी पशु को कमजोर बनाती है। अगर हम अपने पालतू पशुओं को गाय भैंस बकरी जो भी है, अगर हम उसको समय पर चारा नहीं देंगे उचित मात्रा में तो क्या होगा? गाय भैंस मेरा कमजोर हो जाएगी और दूध भी कम देगा, है ना। दूध उत्पादन की मात्रा में कमी लाती है। हमारे पास विश्व में सबसे अधिक पशुधन है। हाँ, अपना भारत में कहा जाता है पूरे विश्व लेवल पर देखा जाए तो दुधारू पशु अपना भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लगभग 180 मिलियन, बताओ, लगभग 180 मिलियन पशु अपना देश में पाला जाता है। लेकिन उचित आहार की कमी से दूध उत्पादन कम है। मगर किंतु हम लोग अपने जानवरों को उचित मात्रा में भोजन नहीं दे पाते हैं, आहार नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारे भारतवर्ष में जो भी जानवर है क्या अधिकांश कमजोर है। आगे लिख रखा है एक ऐसी देसी पशु एक दिन में औसतन आधा लीटर तथा पूरे वर्ष में लगभग 160 लीटर दूध देता है ना। भैंस की देसी नस्ल औसतन 1.5 से 2 लीटर दूध देती है। भैंस जो है, जो देसी नस्ल के जो भैंस है 1.5 लीटर से 2 लीटर दूध देती है, जो देसी नस्ल का है। देखते हो हम लोग के घर में जो देसी नस्ल का गाय है वो दूध कम देती है, और जो देखते हो जर्सी गाय को लाया गया, एक का गाय 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर तक दूध देती है, किंतु जो देसी गाय भैंस है ना दूध कम देती है। विदेशी नस्ल तथा संकर पशु अधिक दूध देते हैं। विदेशी नस्ल और संकर पशु जानते हो, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा उस संकर विधि से अच्छे किस्म के गाय, अच्छे किस्म का जो बैल होता है उसके संजोग के कर करके और उसे एक नया किस्म तैयार करता है, जरा संकर किस्म का है, और एक सुधारात्मक किस्म होता है। मतलब संकर विधि जब बनाया जाता है ना तो ऐसे पशु को चुना जाता है जो स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, अच्छा है ना, अच्छा गाय और वैसा ही अच्छा बैल, और दोनों से संजोग करके एक संकर विधि का अच्छा पशु बनाया जाता है। वो संकर विधि का वो अच्छा हृष्ट पुष्ट होता भी है और अच्छा मात्रा में दूध भी देता है। आगे लिखा है विदेशी नस्ल तथा संकर पशु अधिक दूध देते हैं। उदाहरण के रूप में गाय और भैंस औसतन 10 से 15 लीटर दूध प्रतिदिन देती है,
जो अच्छे किस्म का बना हुआ गाय या भैंस है वो 10 से 15 लीटर एक टाइम में या दोनों टाइम में मिलाकर के दूध देती है। वार्षिक दूध उत्पादन प्रति पशु 3000 लीटर से 3500 लीटर दूध देता है। कम दूध उत्पादन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। आप तो सब भी बता सकते हो, आप लोग भी बता सकते हो कि कम दूध पशु कब देगा? जब हम पशु को उचित मात्रा में आहार नहीं देंगे, है ना। जितना आहार चाहिए उतना नहीं देंगे तो क्या होगा? पशु हमें कम दूध ही देंगे। देखो कारण में लिखा है निम्न आहार गुणवत्ता, मतलब ऐसा आहार देते हो जिसमें गुणवत्ता कम है, मतलब उसमें जो जो पौष्टिक चीज होना चाहिए उसका मात्रा कम है आहार में। दूसरा, पशु की देसी नस्ल है, देसी नस्ल भी दूध कम देती है ना। इसे सुधारा जा सकता है। जो देसी नस्ल है कम दूध दे रहा है ना, उसको सुधारा जा सकता है। और सुधारने की विधि को ही तो संकर विधि कहा गया है ना। अच्छे आहार से, हाँ, हम सुधारेंगे उसे अच्छा आहार देकर, हम बढ़िया बढ़िया पौष्टिक भोजन देना शुरू कर दें तो उसमें सुधार हो सकता है। पशु की उच्च नस्ल से, पशु के उच्च नस्ल को लाएंगे उससे भी सुधार हो सकता है। भारतीय डेयरी कॉर्पोरेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास कॉर्पोरेशन का उद्देश्य उच्च उत्पादन में सुधार करना है। देखो बाबू, उच्च उत्पादन सुधार करने का भारत में संस्थान भी बना रखा है। भारतीय डेयरी कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कॉर्पोरेशन, ये सब का काम है उच्च उत्पादन में सुधार करना। समझ में? आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन फ्लड या सफेद क्रांति। सफेद क्रांति को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सफेद क्रांति में हमारे देश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया गया जिसे ऑपरेशन फ्लड या सफेद क्रांति के नाम से जाना जाता है। दूध उत्पादन में 11.3% की वृद्धि हुई और उत्पादन वाली नस्लों से एक दशक में दूध उत्पादन 1700 मिलियन टन से 3630 मिलियन टन हो गया। इसे 1970 ईस्वी में आरंभ किया गया था, है ना। ऑपरेशन फ्लड या सफेद क्रांति का शुरुआत 1970 में किया गया था। भेड़ तथा बकरी, अब हम लोग भेड़ बकरी के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग भेड़ बकरी का पालन किस लिए करते हैं पता है? भेड़ बकरी से हमें क्या क्या मिलता है? दूध भी मिलता है। भेड़ बकरी से हमें और क्या मिलता है? उससे मांस मिलता है। भेड़ बकरी से और क्या मिलता है? ऊन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बकरी से भी ऊन मिलता है। हम सब का क्षेत्र वाले बकरी से ऊन ना मिले बात अलग है, मगर जम्मू कश्मीर में जो बकरियां पालता है ना, उससे बड़ी मात्रा में ऊन मिलता है। 2000-3000 ऊपर में हिमालय के ऊपर जो बकरियां जितना ऊपर में है ना, उसका जो बाल है ना उतना ज्यादा महीन होता है बकरी। अच्छा, भेड़ बकरी, भेड़ तथा बकरी को दूध, मांस तथा अन्य उपयोगी कार्यों के लिए पाला जाता है। भेड़ को सामान्यतः कम वर्षा वाली सूखी भूमि में पाला जाता है। ये पशु समूह में घूमते हैं। हाँ, देखेगा जहां भी भेड़ को देखेगा ना तो एक समूह झुंड में रहेगा। बकरी भी एक झुंड में रहती है, झुंड में रह करके चलना। हम सब के भी एरिया में भेड़ वाले को देखा होगा, देखेगा एक व्यक्ति रहेगा और उसके साथ में बहुत सारा भेड़ है ना। ये पशु समूह में घूमते हैं और समूह में ही जीवन व्यतीत करते हैं। इस समूह को रेवड़ कहते हैं। इस समूह को क्या कहते हैं? रेवड़ कहते हैं। भेड़ों के समूह को झुंड कहते हैं। जो भेड़ का झुंड है ना, भेड़ 10-12 वर्ष तक जीवित रहती है। हाँ, भेड़ का आयु कितना है? 10 से 12 वर्ष। इस गर्भकाल 5 माह होता है। प्रत्येक बच्चे के जन्म के पश्चात 1 से 3 लीटर दूध देती है ना। बकरी को गरीब व्यक्ति की गाय के नाम से भी जाना जाता है। देखो कितना बढ़िया नाम। बकरी को गरीब के गाय के नाम से जाना जाता है। हम सब के पास में जो बकरी है भले ही बच्चे को सिर्फ पिलाने भर दूध देती है, मगर बहुत सारी बकरियां जो उच्च क्वालिटी का है, उच्च प्रजाति का बड़ा बड़ा बकरियां हैं, वो भी गाय भैंस के तरह दूध देती है 2-3 लीटर। और पता है लोग बोलते हैं कि गाय जो बकरी का दूध है ना, उससे
बीमारी में इलाज में भी काम आता है। जैसे मुंह आ जाता है तो उसमें भी बकरी का दूध पीने से मुंह ठीक हो जाता है, ना होता है, सुनने को मिलता है। और बहुत सारा उपयोग है, समझ में आया। इसका भी गर्भकाल 5 माह होता है और एक समय में 1 से अधिक बच्चे को जन्म देती है। बकरी भी 5 माह में, साल में 2 बार बच्चा देता है, तो 5 से 6 माह का अंतराल है ना। इसका दूध बच्चों तथा रोगियों के लिए पाचनशील होता है। देखा, इसका दूध रोगियों के लिए बड़ा एकदम पाचनशील होता है। भेड़ तथा बकरी का आहार, भेड़ बकरी का आहार क्या क्या खाती है? ये छोटे पशु सामान्यतः पत्ते, टहनियां, खरपतवार न, बकरी देखते हो चराने जाते हो तो घास खाता है, पत्ता, हरा हरा घास को चाहिए। सब्जियों तथा फलों के छिलके आदि को अपना आहार बनाते हैं। सूखा चारा, सूखी पत्तियां तथा कुछ लवण इनके लिए अच्छे होते हैं। खल्ली, चना, मक्का आदि के संकेंद्रित खाद्य पशुओं के लिए आहार में देते हैं। भेड़ और बकरी के संकर नस्ल, भेड़ में देखो संकर, देखो भेड़ का संकर नस्ल जानिए। भेड़ का संकर नस्ल में आ जाता है गद्दी, लोही, बीकानेरी। ये जो तीनों क्या है? भेड़ का नस्ल है ना, संकर नस्ल। अब बकरी का संकर नस्ल काश्मीरी, बंगाली, गद्दी, ये 3 प्रकार का अच्छे नस्ल का ये बकरी है ना। आगे जंतुओं से प्राप्त पदार्थ एवं उनका प्रबंधन। कुक्कुट पालन, कुक्कुट मुर्गा मुर्गी जो हम लोग पालते हैं, किस लिए? मुर्गा मुर्गी से हमें क्या मिलता है? अंडा मिलता है और मांस मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें घरेलू पक्षियों के प्रजनन तथा देखभाल का अध्ययन किया जाता है ना, वो आपका कुक्कुट पालन है। चिकन, मुर्गी, मुर्गा, बत्तख तथा टर्की जैसे पक्षियों को उनके मांस तथा अंडों के लिए पाला जाता है। नर पक्षी को मुर्गा तथा मादा पक्षी को मुर्गी कहते हैं, है ना। नर पक्षी और मादा पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है। हाँ, अरे मुर्गा मुर्गी दोनों देखोगे नहीं तो दोनों को पहचान जाओगे। जो मुर्गा रहेगा ना, उसके सिर के ऊपर में एक प्रकार का डिजाइन होता है, अब मुर्गी में नए के बराबर होता है कि नहीं होता है? जैसे मोर के देखा, जो नर मोर रहेगा ना, उसका बड़े बड़े पंख होता है, बड़ा बड़ा पंख होता है। मगर जो मोरनी होती है ना, उसका पंख बड़ा वाला नया होता है, वो बत्तख की तरह दिखता है, देख के नहीं लगता है कि मोर है, मगर मोरनी है। मादा मोरनी नहीं लगता बत्तख जैसा है। मगर जो मोर नर है ना, उसका रूप बहुत सुंदर, उसका पंख बड़ा बड़ा एकदम सुंदर चमकीलादार। हाँ, मोरनी जो है, जो उतना सुंदर नहीं दिखती, उसका अपना पंख बड़ा नहीं होता। आगे लिखा, चिकन को बड़ी कॉलोनी में प्रजनन करवाया जाता है। इन पक्षियों के रखने के लिए हवादार, प्रकाश युक्त, जल तथा आहार युक्त पिंजरे होते हैं। इनको कुत्ते तथा बिल्ली से बचाकर रखा जाता है, क्योंकि ये इनके प्राकृतिक शत्रु हैं। चिकन को अनेक वर्गों में बांटा जाता है ना। ब्रूडी, अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में पढ़ेंगे। अंडे देने वाली मुर्गी को ब्रूडी मुर्गी कहते हैं। जो अंडा देने वाली मुर्गी है वो ब्रूडी मुर्गी कहलाता है। देखते हो, हम लोग अंडा खाते हैं। अंडा का क्या क्या बनता है? आमलेट और मने अभी देखो बहुत तरह का चीज बना के अंडा का बेचा जाता है। अंडे देने वाली मुर्गी को ब्रूडी मुर्गी कहते हैं। मुर्गियां 6 माह की आयु में अंडे देना प्रारंभ कर देती है। जो चूजा से मुर्गी बना ना, उसका आयु जब 6 माह हो जाएगा, तब मुर्गी क्या करती है? अंडा देना शुरू कर देती है ना। भारतीय पक्षी प्रति वर्ष 60 से 70 अंडे देते हैं। जो अपना भारतीय पक्षी 60 से 70 अंडा वर्ष भर में। परंतु विदेशी मुर्गी की नस्ल अच्छे अंडे देती है। देखते हो, जो विदेशी अंडा, जरा पोल्ट्री मुर्गी बोलते हैं, वो अंडा ज्यादा मात्रा में, है ना। अंडों का आकार भी भारतीय नस्ल के अंडों से बड़ा होता है। 200 से 260 अंडे प्रति वर्ष देती है। बोलो, जो विदेशी नस्ल का अंडा है, मुर्गी है, वो 200 से 260 अंडे तक वर्ष भर में देती है ना। और भारतीय नस्ल का जो मुर्गी है ना, और उसका अंडा से जो विदेशी मुर्गी का अंडा है, उस साइज में बड़ा भी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय नस्ल की वृद्धि धीमे होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है।
जो भारतीय मुर्गियां है ना, उसका विकास धीमी गति से होता है और साथ में प्रतिरोधक क्षमता उसमें कम पाया जाता है। विदेशी नस्ल कम खाती है, जल्दी व्यस्त होती है और मृत्यु दर कम होती है। बताओ, विदेशी नस्ल का जो मुर्गी है कम खाती भी है, ग्रोथ भी, विकास भी ज्यादा होता है उसका शरीर का, ज्यादा मात्रा में अंडा भी देता है, हाँ देती है, और मृत्यु दर भी कम है, मरती भी कम है ना। जो विदेशी नस्ल का मुर्गी है मरती भी कम है। चिकन की कुछ नस्लें, ब्रूडी मुर्गी, रोड आइलैंड रेड, ये क्या है? ये नस्ल है मुर्गी का नस्ल। ब्लैड मोनोरक्का HH 260, ILS 82, B77, व्हाइट लेग हॉर्न, है ना, ये सब क्या है? मुर्गियों का नस्ल है। इसके अतिरिक्त कुछ मुर्गियों को उनके मांस के लिए पाला जाता है। हाँ, कुछ मुर्गियां अंडा के लिए पाली जाती है और कुछ मुर्गियां जो है उसके मांस के लिए पाला जाता है ना। मत्स्य पालन, अब हम लोग मुर्गा मुर्गी के बारे में जान लिए। अब मत्स्य माने मछली पालन, क्या बोलेंगे? मछली पालन। प्रोटीन की मांग को पूरा करने के लिए आजकल अनेक प्रकार की मछलियों का उत्पादन तालाब के रूप में विकसित किया जाता है। बहते हुए जल के उत्पादन तालाब में अंडों का 100% स्फुटन होता है। इसके फलस्वरूप छोटी मछलियां विकसित हो जाती है। इन्हें संवर्धन तालाब में स्थानांतरित कर देते हैं, जहां इन्हें प्रकाश और ऑक्सीजन के साथ साथ पर्याप्त मत्स्य आहार भी मिलता है। देखते हो, हम लोग तालाब बनाते हैं, अब विचार है हमें मछली पालना है, तो छोटा छोटा मछली, जरा जेरा बोलता है या बीज के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग लाते हैं और ला करके क्या करते हैं? जानते हो, मछली का जो छोटा छोटा जो बच्चा है उसे एक विशेष तरीके की जगह पर पाला जाता है, उचित मात्रा में भोजन उजन दे करके, और उसके बाद उसको तालाब में हम डाल दें और समय समय पर उसका उचित देखभाल, उचित पोषाहार डालते रहते हैं, जिससे अच्छा मछलियां हो जाती है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? निकाल करके मार्केट में बेचते हैं, है ना। इसमें समय समय पर मछलियां पकड़ी जाती है। इस प्रकार बड़े स्तर पर मछलियां पालना मत्स्य पालन कहलाता है ना। जल स्रोत के आधार पर मछलियों को अलवन एवं लवण जल के 2 वर्गों में बांटा गया है। तालाब, झील, नहर, नदी में पाई जाने वाली मछली ताजे पानी की मछली कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम लोग रेहू को देखें, रेहू, जासर, है ना, कतला, लोबियो आदि सागर महासागर मुहाने में पाई जाने वाली मछलियां समुद्री मछलियां कहलाती है। अब बहुत सारा मछलियां समुद्री मछलियां को मीठे जल में पालोगे नहीं तो नहीं रहे, मर जाएगी। मतलब मीठे जल की मछलियां अलग होती है। जो मीठे जल में पाला जाता है ना, उसको तुम खारे पानी में डालोगे तो जिंदा नहीं रहे, और जो खारा पानी वाला मछलियां है ना, वो मीठा पानी में जीवित नहीं रहे। उदाहरण के रूप में जो समुद्री मछलियां, टूना, हाडरा, समुद्री मछलियों को ट्रॉलर नामक आंतरिक नाव की सहायता से पकड़ते। मधुमक्खी पालन अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। अंग्रेजी में मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन, अच्छा ये बता, हम लोग मधुमक्खी को क्यों पालते हैं? उसे शहद पाने के लिए। क्या पाने के लिए? शहद पाने के लिए हम मधु को पालते हैं, है ना। अब मधुमक्खी पालन, शहद तथा मोम, हमें मधुमक्खी पालने से मोम भी मिलता है ना। उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन तथा प्रबंधन है। अन्य सभी कीटों की तरह ही इसमें 2 जोड़े पंख तथा 3 जोड़ी पैर होते हैं। मधुमक्खी के 2 जोड़ा पैर और 3 जोड़ी पंख पाया जाता है मधुमक्खी। मधुमक्खियों का समूह छत्ते में रहता है। इसका अमाप 15 सेमी से 180 सेमी तक हो सकता है। मधुमक्खी का छत्ता अनेक खंडों अथवा कोषों में विभाजित रहता है। रानी मक्खी केंद्र में स्थित कोष में रहती है। जो रानी मक्खी जो छत्ते के केंद्र में होती है। अन्य कोष भंडारण कोष तथा अंड कोष होते हैं। अंड कक्ष में कामगार कोष तथा
पुम धूप कोष होते हैं। छत्ता निवाह के कामगारों द्वारा श्रावित किए गए मोम का बना होता है। मधुमक्खियों को बक्से में भी पाला जाता है। हम सबके इलाका में देखो मधुमक्खी पालन नहीं होता है, और जहाँ मधुमक्खी पालन होता है ना, देखो हम जा रहे थे एक बार पटना जा रहे थे, तो रास्ता में एक तुम्हारा ये क्या कहता है बिहार शरीफ के आगे जब गए ना, तो एक जगह देखने को क्या मिला कि एक बगीचा जैसा था, पेड़ पौधा आम उम ये सब लगा हुआ था, फूल का पेड़ उसमें लगा हुआ था, और बहुत सारा बक्सा रखा हुआ था। अब बक्सा से देखो बाबू, मधुमक्खी पालन करोगे ना तो मध वहीं ज्यादा मिलेगा जहाँ आस पास में फूल वाला पौधों की संख्या ज्यादा है। काहे मधुमक्खियां उड़ के जाएगी, फूलों पर बैठेगी, उससे रस लेगी, तभी ना मध देगी। अगर इलाका में पेड़ पौधा कम है, फूल वाला पेड़ पौधा कम है, तो आपका मध ज्यादा सहज प्राप्त नहीं हो, है ना। और मधुमक्खियों को छत्ता में बड़ा अच्छा से पाला जाता है। पालने का तरीका क्या है पता है? शुरुआती दौर में कहीं पर मध है ना, तो क्या किया जाता है पता है? जिस तरह से मच्छरदानी होता है ना, देखने को मिलता है मच्छरदानी होता है, उस तरह का जाल ला के, और जहाँ पर छत्ता लगाया है बाहरी जगह पर, और उसका डाल में से डाल के पकड़ लिया जाता है, हिला दिया जाता है, सब मध नीचे गिर जाएगा, धीरे धीरे नीचे पकड़ लेना है, और उसके बाद बक्से में ले जाकर उसको खोल दिया जाता है। बक्सा में छिद्र रहता है। कुछ दिन के बाद वो क्या करता है, वहां पर अपना छत्ता बना लेता है, और जब बना लिया एक बार तो बस रह गया उसको। और उसी तरह से वो एक विशेष तरीके से बनता है, उसके बारे में कभी बताएंगे डिटेल से फिगर बना के, है ना। इन बक्सों को मधुमक्षिशाला भी कहा जाता है। मधुमक्खियां बक्से के फ्रेम पर छत्ते विकसित कर लेती है। मक्खियों की सभी गतिविधियां बक्से तक ही सीमित रहती है। अब शहद तो जानते हो आप, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। मधुमक्खियां फूलों से, हाँ देखो, मकरंद एकत्रित कर लेती है और शहद बनाती है। शहद को छत्ते में से निष्कर्षक के द्वारा निकाला जाता है। इसे स्वच्छ तथा वायुबंद बोतलों में संचित किया जाता है। शहद में कभी कभी शक्कर तथा गुड़ की मिलावट कर दी जाती है। इसका एक सरल परीक्षण द्वारा पता लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग क्या करता है, जैसे देखते हो आता है घी बेचने के लिए, तो उसमें कुछ मिला देता है। और शहद बेचने आता है कम मात्रा में, तो विशेष मात्रा बनाने के लिए उसमें गुड़ मिला देता है। मगर उसको भी पकड़ने का तरीका है, परीक्षण करने का तरीका, उस परीक्षण से अगर पकड़ोगे तो जांच किया जा सकता है कि मधु शहद में कुछ मिलाया गया। चलो आज हम इसे आप लोगों के सामने समझाया, अगले बार इस चैप्टर का पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट बोर्ड पर, है ना, सबको लिख करके लिखवा दें, ठीक है। टॉपिक को पूरा अच्छा से बोर्ड पर लिखा दिया जाए, है ना। 8वीं क्लास का जो ये पशु आहार था, पशु आहार से हम लोग इस टॉपिक को पढ़े, शुरुआत की, और इसके आगे पहले भी पढ़े थे। आज इस चैप्टर का ये टॉपिक समाप्त हुआ, और अगले बार इसका जो खास पॉइंट लिखा दिया जाएगा, उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर होगा।